Hey guys, this is आरिफ मोहम्मद. वेलकम बैक टू माय चैनल AK सर केमिस्ट्री. हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में. एटॉमिक स्ट्रक्चर में जहाँ तक लास्ट क्लास की हम बात करें तो हम लाइन स्पेक्ट्रम डिस्कस कर चुके हैं. उससे रिलेटेड फ्रिक्वेंसी के बारे में, वेवलेंथ के बारे में, एनर्जी के बारे में हम बात कर चुके हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं. आज की क्लास में इसी के अहेड डिस्कस हम करने वाले हैं, जिसमें एक तो अपन डी ब्रोगली रिलेशन के बारे में बात करेंगे और एक हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले डी ब्रॉय या डी ब्रोगली रिलेशन शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि एक साइंटिस्ट है मैक्स प्लैंक. मैक्स प्लैंक क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो लाइट की आप बात कर रहे हो, प्रकाश की आप बात कर रहे हो, तो प्रकाश वेव नेचर का होता है, ठीक है, परंतु इन्होंने एक और ओपिनियन दिया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है. ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है. कौन? प्रकाश. किसके रूप में? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में. इन्हीं पैकेट को नाम दिया गया फोटोन, या इन्हें क्या कहा गया? क्वांटा. जो जिस प्रकाश को आप तरंग नेचर का बता रहे थे, उसी तरंग नेचर के लिए मैक्स प्लैंक क्या कह रहा है कि यह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में है और इन पैकेट्स को नाम दिया गया फोटोन या क्वांटा. इसी फोटोन की एनर्जी से रिलेटेड टर्म प्लैंक ने दी. बोला इस फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ दिस फोटोन, इस फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? h न्यू. जहां पे E है एनर्जी ऑफ फोटोन. एनर्जी ऑफ फोटोन देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. व्हाट इज फोटोन? फोटोन है ऊर्जा का पैकेट और उस पैकेट की ऊर्जा एनर्जी ऑफ फोटोन. H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी मींस आवृत्ति, यानी जो फोटोन की ऊर्जा है वो आवृत्ति के, उसकी आवृत्ति के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है. अगर अपन इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोपोर्शनल आएगा. या मैं कहूँ प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के गुणा के बराबर होती है फोटोन की एनर्जी. ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि ये होती है प्लैंक इक्वेशन, E = h न्यू. ठीक बात है. इस आवृत्ति को, इस न्यू को प्लैंक ने कहा कि यह न्यू जो आवृत्ति है वो आवृत्ति किसके बराबर है? v और लैम्डा के. v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. लैम्डा क्या है? वेवलेंथ. भाई v न्यू है वो फ्रीक्वेंसी, वो किसके बराबर होती है? वेलोसिटी और वेवलेंथ के रेशियो के बराबर होती है. लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य. वेलोसिटी वेग, ठीक है. अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कैसे पार्टिकल्स की? लाइक अ लाइट, लाइक अ इलेक्ट्रॉन, लाइक अ गामा पार्टिकल्स, लाइक अ अल्फा पार्टिकल्स, यानी इस तरह के हम छोटे पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. और इनका जो वेग है, जो जैसे गामा किरणें हो गई, इनका जो वेग है वह वेग होता है लाइट की वेग के बराबर. और लाइट का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज दिस? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसको अपन किससे डिनोट करा करते हैं? c से डिनोट करते हैं. यानी फॉर दीज पार्टिकल वी शुड पुट हियर न्यू इज इक्वल्स टू c/λ. ये हमें रिलेशन ध्यान में रखना है. तो ये प्लैंक इक्वेशन है, E = h न्यू, और न्यू किसके बराबर होगा? c और लैम्डा के रेशियो के बराबर होगा. ये बात हमें यहां से पता चल जाती है. ओके, दिस इज प्लैंक इक्वेशन. ओके, आगे देखिए हम बात करते हैं डी ब्रॉय ड्यूअल नेचर ऑफ
देखिए डी ब्रोगली संबंध, या इसे कहें हम डी ब्रोए हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली, डी लिखते ब्रोगली है, बोलते ब्रोए हैं इसे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ये कोई लॉ नहीं था, ये कोई थ्योरी नहीं थी, एक हाइपोथेसिस था, संकल्पना थी जो डी ब्रोगली के द्वारा, डी ब्रोए के द्वारा दी गई थी। देखिए इसको समझते हैं। डी ब्रोगली ने कहा था कि कोई भी पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, या इन्होंने कहा कोई भी पार्टिकल है जो आवेशित है और गतिशील है, एनी वन, वो आप और मैं भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर इसमें गति है तो यह तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। गतिशील कण वेव की भांति भी व्यवहार कर सकता है और पार्टिकल की भांति भी व्यवहार कर सकता है। गतिशील आप में हो सकते हैं, गतिशील कोई गाड़ी हो सकती है, गतिशील कोई बॉल हो सकती है, या गतिशील माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। बट जो तरंग नेचर है वह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की ही ऑब्जर्व की जा सकती है, बड़े पार्टिकल्स की ऑब्जर्व नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है, बात करेंगे अपन आगे। तो देखिए सबसे पहले प्लांक समीकरण से, व्हाट इज प्लांक इक्वेशन। प्लांक समीकरण से प्लांक बोलता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जो अभी अपन ने पढ़ा है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड आइंस्टाइन इक्वेशन से, आइंस्टाइन समीकरण से आइंस्टाइन कहता है E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। हम क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे, एच न्यू इज इक्वल्स टू mc स्क्वेयर। क्योंकि न्यू को क्या लिखते हैं अपन, c अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू mc स्क्वेयर। दिस c कैंसल्स टू दिस c, देन यू पुट h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू mc। ओके, डी ब्रोय इस c को v रखता है, तो c इज इक्वल टू v रखने पर दिख रहा है आपको यहां तक का बोर्ड। ओके, अभी देखिए ये v पुट करा तो क्या लिख देंगे, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू mv। ओके, या 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू mv अपॉन h। व्हाट इज mv? mv इज मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम किसको बोलते हैं, संवेग को, संवेग। ठीक है, m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेग। यदि वेग को पार्टिकल के द्रव्यमान से गुणा कर दें तो उसे ही क्या कहते हैं, संवेग। और संवेग को किससे डिनोट करते हैं, p से। संवेग को किससे डिनोट करते हैं, p से। देखना भैया mv है, mv ले रखा है आपने, वेग को द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करा। जब भी वेग को द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, संवेग, मोमेंटम प्राप्त होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, p से। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू p अपॉन h। अब लैम्डा अगर ऊपर ले जाएं तो क्या लिख देंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, या लैम्डा ये क्या है, h इज, व्हाट इज h? h इज प्लैंक कांस्टेंट। h तो क्या है, प्लैंक स्थिरांक है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को जब रिमूव करेंगे तो यहाँ साइन किसका आएगा, प्रोपोर्शनल का, 1/p। दिस इज लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे इस इक्वेशन को दे सकते हैं। यानी इस गतिशील कण की जो तरंग दैर्ध्य है, जो वेव नेचर शो कर रहा है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वह संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ध्यान देना एक बात की तरफ, इसको आपने क्या लिखा है, लैम्डा 1 अपॉन mv लिखा जा सकता है। ध्यान देना, m, व्हाट इज m? मास ऑफ पार्टिकल।
मास ऑफ पार्टिकल जिसकी भी आप स्टडी कर रहे हैं। इस मास की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तरंग दैर्ध्य का मान उतना ही कम होगा, वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। इस m की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी, और वेवलेंथ जितनी छोटी होगी तो उसकी तरंग नेचर ऑब्जर्व करना उतना ही कठिन होगा। जैसे मैं बात करूं आपकी और मेरी, तो हमारा मास तो अच्छा खासा है, इलेक्ट्रॉन जैसा थोड़ी है, 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -31 kg थोड़ी है, इतना कम थोड़ी है, हमारा तो अच्छा खासा वेट है, 75-80 किलो वेट है। तो इस स्थिति में क्या होगा, लैम्डा का मान बहुत ही कम प्राप्त होगा, वेवलेंथ का मान बहुत ही कम प्राप्त होगा, नगण्य के बराबर प्राप्त होगा, इसीलिए हमारी तरंग प्रकृति दिखाई नहीं देती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर दिखाई देती है। यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है वही, उन्हीं की अपन वेव नेचर शो कर सकते हैं। बट बहुत कम तो हो सकता है पर जीरो तो नहीं होगा ना भाई, लैम्डा का मान बहुत कम तो हो सकता है, m ज्यादा होने पर जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा मींस वेव नेचर सभी पार्टिकल्स में पाई जाती हैं जो गतिशील है, ये बात बोलता है हमें डी ब्रोगली। तो दिस इज दैट डी ब्रोगली रिलेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन इज लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/p, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/mv। अपने को जो न्यूमेरिकल्स में काम में लेना है वह लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। ठीक है, इसमें से कितनी वैल्यूज है 1 2 3, h तो नोन है 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -34 जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, ये तो नोन है। और हमारे पास में तीन वैल्यूज है, यहाँ पे वेवलेंथ है, मास है, वेग है। अब इन तीन में से कोई भी दो वैल्यू अगर अपने को दे दे तो तीसरी अपन निकाल सकते हैं, जो कि अपन न्यूमेरिकल पोर्शन में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ओके। आगे देखिए, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो कि हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं, इसमें कोई दिक्कत है, इसको पोज करिए, इसको पूरे को लिखिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। नीचे एक लाइन मेंशन कर देंगे कि गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इसके बारे में बात करेंगे हम कि क्या कहती है ये थ्योरी। देखिएगा, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी थ्योरी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरी, या इसको थ्योरी की जगह थ्योरी सिद्धांत बोल दीजिए, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल थ्योरी बोल दीजिए, प्रिंसिपल बोल दीजिए, दोनों का ही मीन क्या होता है, सिद्धांत होता है। ठीक है, इसमें क्या बात हो रही है, बात करते हैं अपन। ये कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत ज्यादा छोटे आकार के होते हैं, उन पार्टिकल्स पे ही ये थ्योरी अप्लाई होगी। और क्या कह रहा है उनके बारे में देखिएगा, सुनिए कि अगर एक गतिशील कण, और गतिशील कण पर क्या है, आवेश है, चार्ज है, यानी मैं बोलूं कि एक आवेशित गतिशील कण का एक ही समय पर संवेग और स्थिति का निर्धारण करना संभव नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, किसी सूक्ष्म आवेशित कण की स्थिति तथा संवेग का पूर्ण यथार्थ निर्धारण एक ही समय पर संभव नहीं है, संभव नहीं है।
कोई सूक्ष्म आवेशित कण है जो गतिशील है और किसी सूक्ष्म आवेशित गतिशील कण, गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग का पूर्ण यथार्थ निर्धारण एक ही समय पर संभव नहीं है। दोनों अपन, यानी कोई कण है जो गति कर रहा है जिसपे चार्ज है, उसका एक ही समय पर स्थिति और संवेग का निर्धारण पूर्ण यथार्थता से नहीं किया जा सकता है। यदि आप उसकी पोजीशन को एकदम एग्जैक्ट ज्ञात करेंगे तो उसका संवेग परिवर्तित हो जाएगा, और यदि आप संवेग को पूर्ण यथार्थ ज्ञात करोगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। मान लीजिए आप उसकी पोजीशन ज्ञात कर रहे हो, तो पोजीशन ज्ञात करें उसी समय इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन त्वरित गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है मीन्स उसका वेग चेंज हो रहा है, और वेग अगर चेंज हो रहा है तो उसके संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप संवेग को एग्जैक्ट ज्ञात करने बैठोगे तो उसी समय इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। यानी दोनों को आप एग्जैक्टली ज्ञात नहीं कर सकते हो। और यदि दुनिया में कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं ज्ञात कर सकता हूं, तो या तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है या वह खुद पागल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कभी पॉसिबल नहीं है कि संवेग और स्थिति दोनों को एक ही समय पर एग्जैक्ट ज्ञात कर लिया जाए। रीजन सुनिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्वरित गति कर रहा है, वेग चेंज होगा, वेग चेंज होगा तो संवेग भी चेंज होगा। ठीक है, तो संवेग ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आप संवेग को एग्जैक्टली किसी टाइम पे ज्ञात कर रहे हो तो उतनी देर में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तो किसी सूक्ष्म आवेशित गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग का पूर्ण यथार्थ निर्धारण एक ही समय पर संभव नहीं है। यदि स्थिति का निर्धारण पूर्ण यथार्थता के साथ किया जाए तो संवेग का मान उतना ही कम यथार्थ हो जाएगा। यानी स्थिति को अगर आप एग्जैक्टली ज्ञात करोगे तो संवेग का मान उतना ही कम एग्जैक्ट हो जाएगा, तथा यदि संवेग का निर्धारण पूर्ण यथार्थता मीन्स एग्जैक्टली, संवेग का निर्धारण पूर्ण यथार्थता के साथ किया जाए तो स्थिति का मान उतना ही कम यथार्थ हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों को आप एग्जैक्ट तो ज्ञात कर नहीं सकते हो, एक को अगर आप एग्जैक्ट ज्ञात करोगे तो दूसरे का मान उतना ही कम एग्जैक्ट हो जाएगा। यह आपको यहां पे बताया जा रहा है, सुनिएगा। तथा स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितताओं को, देखो यहां पे मेन बात बोल रहा है हिजेनबर्ग, स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल, यानी स्थिति का मान जितना एग्जैक्ट मान है उससे जितना अनिश्चित आ रहा है, या संवेग का मान जितना एग्जैक्ट है उससे अनिश्चित आ रहा है, उन दोनों का गुणनफल, स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल h/4π के बराबर या उससे या इससे बड़ा होगा, या इससे बड़ा होगा। ध्यान दें क्या कह रहा है, स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल, यानी जितना स्थिति का अनिश्चित मान है जितना संवेग का अनिश्चित मान है, उन दोनों का मल्टीप्लाई h/4π के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। देखिए, यदि स्थिति में अनिश्चितता इज इक्वल्स टू Δx तथा संवेग में अनिश्चितता बराबर Δp, तो हिजेनबर्ग
के अनुसार, तो हाइजेनबर्ग के अनुसार डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी, स्थिति में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता, दोनों का गुणनफल किसके या तो बराबर होगा या बड़ा होगा h अपॉन 4 पाई से, h अपॉन 4 पाई से। h व्हाट इज h? h इज प्लैंक का कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि p बराबर क्या होता है, p क्या है, संवेग, और संवेग क्या होता है, m और v का वेग, m और v का गुणनफल। तो अब देखिए यहाँ पे डेल्टा p की जगह mv को पुट करें, डेल्टा क्या है, अंतर, जितना परिवर्तन है वह डेल्टा है। तो मास ऑफ पार्टिकल है, जब कोई भी कण गति कर रहा है तो क्या उसका द्रव्यमान चेंज होगा क्या? नहीं होगा, यानी m तो कांस्टेंट है, v चेंज हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x m डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। दिस इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। यह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह फॉर्मूला भी हमें ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आपको हम सॉल्व करवाएंगे। तो क्या कह रहा है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी एक ही समय पर आप पोजीशन और उसका मोमेंटम यानी उसकी स्थिति और संवेग को आप एग्जैक्टली ज्ञात नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्वरित गति कर रहा है, और त्वरित गति अगर करेगा तो वेग में क्या आएगा, चेंज आएगा, इसलिए आप संवेग एग्जैक्टली ज्ञात नहीं करोगे। कब? अगर आप स्थिति ज्ञात करने बैठे हो तो संवेग उतनी देर में क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर आप संवेग एग्जैक्टली ज्ञात कर रहे हो तो स्थिति चेंज हो गई, आप स्थिति एग्जैक्ट ज्ञात कर रहे हो तो संवेग चेंज हो गया, यानी दोनों को आप एक समय पर एग्जैक्टली ज्ञात नहीं कर सकते हो। यही है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और स्थिति और संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल या तो h अपॉन 4 पाई के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, क्योंकि मोमेंटम संवेग किसके बराबर होता है, वेग को द्रव्यमान से गुणा कर दीजिए, संवेग हो जाता है। तो हमने यहाँ पे डेल्टा पी की जगह क्या पुट करा है, m डेल्टा v। आपने बोला सर डेल्टा m के साथ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि द्रव्यमान, कोई भी कण अगर गति कर रहा है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन थोड़ी आएगा, तो m यहाँ पे m ही रहेगा डेल्टा v। अब यहाँ पे भी सुनिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में स्थिति में अनिश्चितता पूछ सकता है, संवेग में अनिश्चितता पूछ सकता है, वेग में अनिश्चितता पूछ सकता है। तो इस फॉर्मूले को पुट करके हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो गाइज इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। उस क्लास में अपन इन दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv होता है, जो हमें डी ब्रोगली बोल रहा है, डी ब्रोए बोल रहा है, और हाइजेनबर्ग कह रहा है डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा p ग्रेटर देन ओ h अपॉन 4 पाई। ये हमें हाइजेनबर्ग बोल रहा है। ये दो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, साथ में ये इसका प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए जो हमें ये कह रहा है। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मैं आपसे बाय बोलता हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।